फिल्म की शुरुआत में हम बोडोम झील नामक एक झील देखते हैं जहां दो लड़कियां नहा रही थीं और खूब मस्ती कर रही थीं। झील के किनारे हम एक गरीब लड़के को देखते हैं। उसने दोनों बच्चियों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद कुछ सालों तक कहानी चलती है। हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम इलियास था। इलियास के दोस्त बताते हैं कि उन्हें क्राइम सीन यानी ऐसी जगहों पर जाने की आदत है जहां एक्सीडेंट हुआ हो। साथ ही उसे डूबने आदि के बारे में जानने का बहुत शौक होता है। शुरुआत में लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हुए वह बताता है कि कुछ साल पहले इन दोनों लड़कियों को लेक बोडम नाम की झील से गिरफ्तार किया गया था। तो चलिए इस बारे में पड़ताल करने के लिए वहां जाते हैं, क्योंकि मीरा का मानना है कि हत्यारा अभी भी झील के पास होना चाहिए और हम पता लगाएंगे कि उसने बच्चियों को क्यों मारा। अब क्योंकि इलियास उसका दोस्त था और उसे मना नहीं कर सकता था, वह जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद हमें कुछ समय पहले की कहानी दिखाई जाती है। ईडा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही है। ये सभी लोग उदास नजर आ रहे थे। फिर अचानक ईडा के पापा उस पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले किसी ने ईडा की दुखी तस्वीर इंटरनेट पर पोस्ट कर फैला दी थी, जिससे उसके पिता चिंतित रहते थे क्योंकि उनके परिवार की काफी बदनामी हो रही थी। फिर कहानी वर्तमान समय में वापस आती है। उसका दोस्त ईडा से मिलने आता है और उसे बीती बातों को भूलकर नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहता है। खैर, मैं भी उनके साथ लेक बोडोम जा रहा हूं, तो चलिए हमारे साथ, आनंद भी आएगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। तो इस पर ईडा मान जाती है। ईडा के घर के बाहर इलियास और उसका दोस्त कार में नजर आ रहे हैं, जो उन्हें लेने आए थे और इंतजार कर रहे थे। और ये चारों बोडोम झील के लिए निकल जाते हैं। हां, पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से जाने का रास्ता जंजीर से बंद था। दरअसल उन बच्चियों की हत्या के बाद पुलिस ने लोगों को इस झील पर आने से रोक दिया था, लेकिन इलियास श्रृंखला को तोड़ने के लिए कहते हैं। इसे तोड़ने के बाद ये बाहर निकल आते हैं। वे सरोवर तक पहुंच चुके थे और वहां तंबू गाड़ने लगे। आधी रात में ईडा और इलियास के दोस्त बैठे थे और आपसे बात कर रहे थे, जहां वह ईडा को यहां हुई दो लड़कियों की हत्या के बारे में बता रहा था, जिस पर वह कहती हैं कि हां, मैंने भी इस केस के बारे में सुना था। तभी उनके दो दोस्त भी वहां आ जाते हैं। इधर इलियास का दोस्त उन्हें बताता है कि मैंने उस कातिल के बारे में कुछ रिसर्च की है, जिससे मेरा मानना है कि वह कातिल इस जगह को अपना घर समझकर बहुत प्यार करता है। जैसे हमें अपने घर में कोई पराया व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, उसी तरह वह कातिल भी यहां आने वाले लोगों को पसंद नहीं करता, बुरा लग रहा है। इसलिए वह सबसे पहले यहां आने वाले लोगों पर नजर रखता है, फिर मौका देखते ही उन्हें मार डालता है, वो भी बड़ी मेहरबानी से, ताकि कोई दोबारा यहां आने की गलती न करे। और अगर वह यहां रह रहा है तो निश्चित रूप से वह हम पर भी नजर रख रहा होगा। वह तंबू में सोने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी ईडा की नजर झील के उस पार जाती है जहां टॉर्च की रोशनी चमक रही थी और उसकी दिशा उनकी ओर थी। वह शक करने लगती है, तो वह इसके बारे में बताती हैं, लेकिन इलियास के दोस्त कहते हैं कि चिंता मत करो, वहां कोई नहीं है, और वैसे मैंने नहीं सोचा था कि हमारे अलावा यहां कोई और आया होगा, तो चिंता मत करो, चलो सो जाते हैं। और वह सो जाता है, लेकिन ईडा नहीं जाती। दरअसल वह सरोवर में नहाने के लिए जाती है। उसे अभी भी ऐसा लगता है जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां इलियास था, जो उसे नहाते हुए देख रहा था। ईडा को उसका व्यवहार पसंद नहीं है, इसलिए वह उसके बारे में बुरा भला कहकर तंबू में आती है। फिर आधी रात को जब ये चारों सो रहे थे, ईडा को पता चलता है कि फिर से कोई है, तो वह ये बात अपने दोस्त और इलियास को बताती है। इलियास तो जांच करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं आया तो तीनों को चिंता होने लगी। वे उसे आवाज भी लगाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। बहुत समय बीत गया, वह अब तक नहीं लौटा। लेकिन फिर अचानक इलियास आता है और उन्हें डराता है। वैसे भी ईडा की फ्रेंड को वॉशरूम जाना था, तो वो वहां से अकेली चली जाती है। उसके पीछे इलियास भी जाता है ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। उसके जाने के बाद जब ईडा और इलियास की दोस्त बात कर रहे थे, तभी अचानक उनके टेंट पर एक बड़ा लट्ठा गिर जाता है, जिससे वह काफी डर जाती है। फिर वो ईडा को समझाते हैं कि चिंता मत करो, ये जरूर इलियास का प्रैंक है, वह लट्ठा गिराकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। यह कहकर वह भी देखने निकल जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसलिए वह तंबू में वापस आता है और ईडा से कहता है कि इलियास ने निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया है, और जब वह तंबू में लौटेगा तब मैं उसको शिक्षा दूंगा। फिर हम डेरे के बाहर एक अजनबी को देखते हैं, जो उस पर चाकू से हमला करता है और वहां से भाग जाता है। जब ईडा अपने मुंह से खून निकलता देखती है तो वह बहुत डर जाती है। वह तंबू से बाहर आती है और मदद के लिए अपने दोस्त को पुकारती है। जब वे दोनों ईडा की आवाज सुनते हैं, वे तुरंत तंबू के पास आते हैं। हालत देखकर वे बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वह बहुत घायल था और खून से लथपथ था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा किसने किया होगा
और अब हमें क्या करना चाहिए। वे तीनों उसकी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर चले जाते हैं। जब ईड़ा की सहेली गिरती है तो उसका पेट बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब वह आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है। जब वे ऐसा करते हैं तो वे उसे वहीं छोड़ देते हैं और मदद मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में इलियास उससे कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुमसे अकेले में बात करना चाहता था। जो आपको बदनाम कर रहा था वो वायरल तस्वीरों वाला। मैंने उसके बारे में एक सर्वे किया, जिससे मुझे पता चला कि जब मैं होश में थी तो किसी ने तुम्हारी तस्वीर नहीं बनाई। बस आपका अपमान करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए मैंने ऐसी अफवाहें उड़ाई। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपकी तस्वीरें आप तक क्यों नहीं पहुंची, और मेरे पास भी कभी नहीं था। इतना ही नहीं, पुलिस को भी आपकी ऐसी कोई तस्वीर नहीं मिली, क्योंकि ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। इलियास ये सारी बातें बता ही रहा था कि तभी एक नकाबपोश शख्स पीछे से आता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर जैसे ही वह आदमी मास्क हटाता है, हम देखते हैं कि इलियास को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ईड़ा का दोस्त था। अब यहां पता चलता है कि ईड़ा को लगा कि इलियास ही है जिसने उसकी तस्वीरें वायरल की हैं। बदनामी की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साथ ही उसके पिता ने भी अपनी जान ले ली। इसलिए ईड़ा ने फैसला किया कि वह इलियास से अपना बदला जरूर लेंगी। तभी उसकी सहेली ने आकर उसे बताया कि इलियास और मैं उसकी सहेली के साथ लेक बॉटम जा रहे हैं। तभी ईड़ा ने अपनी सहेली के साथ इलियास को मारने का प्लान बनाया, जिसका मतलब था कि दोनों इसी मकसद से यहां आए थे, ताकि वे इलियास से बदला ले सकें और उसे खत्म कर सकें। लेकिन वह सोच रही थी कि इलियास को तो हमने मार डाला, लेकिन उसके दोस्त को किसने मारा। लेकिन इधर ईड़ा की सहेली उससे कहती है कि अब हमें उनकी दोनों लाशों का निस्तारण करना है और भोर होने से पहले उसे यहां से निकलकर घर पहुंचना होगा, ताकि हम पर उनकी हत्या का आरोप न लगे। इसलिए वह अपना बैग उतारकर सूट पहनती है, ताकि जब वे लाशों का निस्तारण करें तो उनकी लाशों पर उनकी अंगुलियों के निशान न रह जाएं। फिर वह इन दोनों लाशों को बैग में डालकर झील में फेंक देती है और अपनी कार में आ जाती है। ईड़ा की सहेली उसे बताती है कि जब वह उसकी लाश के साथ लेक बॉटम गई तो कार की चाबियां इलियास के पास थीं, और अब जब उनके पास यहां से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था तो उसने लेक बॉटम जाने और चाबियां लेने का फैसला किया। फिर ईड़ा की सहेली अपना सूट उतारती है और पानी में चली जाती है। अंत में उसे चाबियां मिलती हैं और अब वो दोनों कार में बैठकर यहां से निकल जाते हैं। रास्ते में ईड़ा इलियास द्वारा बताई गई बातों के बारे में सोचती रहती है और यह बात वह अपनी सहेली को भी बताती है। तभी उसकी सहेली कहती है कि नहीं, वह झूठ बोल रहा होगा, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी। यह सुनने के बाद ईड़ा को अभी भी संदेह है। फिर वो कहती हैं कि अगर आपने इसे देखा था तो मुझे, इलियास और यूलिसिस को वो तस्वीरें क्यों नहीं मिली। अब ईड़ा के इस सवाल पर उनकी दोस्त आखिरकार सच बोलने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती हैं कि हां, इलियास ने तुमसे सच कहा था, तुम्हारा चित्र किसी ने नहीं बनाया था, लेकिन मैंने इसके बारे में हर जगह अफवाह फैला दी थी। यह सुनकर ईड़ा हैरान रह जाती है और वो बहुत टूट भी चुकी थी, क्योंकि उसकी अपनी सहेली ने उसे बताया था। इसलिए वह उससे पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारा दोस्त था। जिस पर उसकी सहेली वजह बताती है कि तुम स्कूल में इलियास के बहुत करीब आ रहे थे और जब भी तुम मुझसे मिलते थे तुम हर समय इलियास के बारे में बात करते थे, जिससे मुझे लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी दोस्ती इलियास से होगी, और अगर तुम दोनों दोस्त बन गए तो मुझसे दूर हो जाओगे। इसलिए मैंने आपको इलियास से दूर करने की योजना बनाई है। जब तुम पार्टी में आए तो मैंने तुम्हारे जूस में दवा मिला दी, जिससे आप बेहोश हो गए। तुम्हें एक कमरे में बिठाकर मैं बाहर आया और उस तस्वीर की अफवाह फैला दी। लेकिन ईडा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा करने से तुम्हारा जीवन इतना कठिन हो जाएगा। सब कुछ जानने के बाद ईडा रोने लगती है और अपनी सहेली से कहती है कि तुम्हारी वजह से 3 मासूमों की जान चली गई, इलियास, उसके दोस्त और मेरे पिताजी। अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, मैं घर जाकर पुलिस को यह सब बता दूंगा। साथ ही उनके खून के बारे में कुछ भी नहीं छिपाऊंगा, मैं सच कहूंगा। यह सुनने के बाद उसकी सहेली ने ऐसा करने से मना कर दिया और ईडा उसकी बात नहीं मानती। तभी उसकी सहेली गुस्से में कार का रिंच उठा लेती है और ईडा के चेहरे पर दे मारती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। पीछे मुड़कर ईडा ने भी उसे मारा और कार में ही दोनों में मारपीट होने लगती है। इसी बीच ईडा की दोस्त सड़क के बीच में खड़ी एक कार को देखती है। अब कोई हादसा ना हो इसलिए वह गाड़ी साइड में रोक देती है, लेकिन कार इतनी मुश्किल से रुकती है कि एक छोटा सा हादसा हो जाता है, जिससे ईडा भी बेहोश हो गई। कार के साथ एक शख्स भी सड़क पर खड़ा है, जो अब धीरे धीरे उनकी कार की ओर बढ़ रहे हैं। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने इलियास के दोस्त को मार डाला था, और अब उसे अपनी तरफ आते देख उसकी सहेली बहुत डर गई और ईडा को खुश करने की कोशिश करता है। इसी दौरान हत्यारा कार के पास आ चुका था। जब वह उन दोनों को टॉर्च पर कार के अंदर देखता है तो वह उनकी कार को जंजीर से बांध देता है।
इसे खींचने के लिए इसे खींचकर अपने साथ ले जाएं। वह अपनी कार में बैठकर काफी तेज गति से कार चलाते हुए वहां से अपनी कार ले जाने लगता है। अब तक इदा को भी होश आ गया था। दोनों बहुत डरे हुए हैं और इस समस्या से कैसे निकला जाए इस बारे में सोचने लगते हैं। जब उसकी सहेली कहती है कि तुम कार के पिछले दरवाजे से कूदो, बाद में मैं भी ऐसा ही करूंगा। और अब जैसे ही ईडा पीछे से छलांग लगाने ही वाली थी कि अचानक उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और मुड़ जाती है। अब उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था जिससे दोनों बच्चियां काफी जख्मी हो गईं। हत्यारे की कार भी रुक गई थी, इसलिए वह फिर से उनकी ओर आने लगता है। अब तक इदा को भी होश आ गया था। वह अपने दोस्त को अपने होश में आने और खांसने के लिए भी कहती है, लेकिन उसकी सहेली ईडा उसे यहां अकेला छोड़कर जाने से मना कर देती है, जिस पर ईडा उसे समझाती है कि मैं बहुत जख्मी हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, कृपया जाओ, भागो यहां से। अब यह सुनने के बाद आखिरकार वह मान जाती है। वह मंदिर की ओर दौड़ने लगती है। हत्यारे ने उसे देखा भी था, इसलिए वह अपने कुत्ते को उसके पीछे रखता है। यहां हमें इस हत्यारे का चेहरा दिखाया गया है, जो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसे हमने शुरुआत में देखा भी था, जिसने दोनों बच्चियों को भी मारा था। दरअसल इलियास के दोस्त ने इस जंगल और इस हत्यारे के बारे में जो अफवाहें सुनी थीं, वे सब सच थीं। यह हत्यारा इन चारों पर काफी समय से नजर रख रहा था, उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए। अगले दृश्य में हम हत्यारे को देखते हैं जो झील के किनारे बैठा था। उसने ईडा और उसकी सहेली को भी अपने साथ बांध रखा था। उसने उनकी कार को झील में फेंक दिया था और उन्हें यहां कैदियों के रूप में रखा था। उसने हाथ पैर बांध रखे थे और चेहरे को कपड़े से ढक रखा था और वह अपने चाकू की धार तेज कर रहा था। अब वह उनकी ओर बढ़ने लगा। सबसे पहले वह ईडा को पकड़ता है और उसे भूमिगत स्थान पर फेंक देता है जहां चारों ओर बहुत सारी लाशें पड़ी थीं। इसके बाद वह अपने दोस्त को प्रताड़ित कर मार डालता है और वह ईडा के पास आता है और उसके शरीर को छूता भी नहीं है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि हत्यारे ने ईडा को नहीं मारा। दरअसल उसने उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया था। दरअसल हत्यारे ने ऐसा इसलिए किया ताकि सभी हत्याओं के लिए ईडा को दोषी ठहराया जाए, क्योंकि उसके पास अपने दोस्तों को मारने का एक कारण था। उसके तीनों दोस्तों की लाशें बरामद की गई हैं और ईडा को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि वह सबको समझाने की कोशिश करती हैं कि मैंने यह सब नहीं किया, दरअसल लेकवुड के हत्यारे ने किया था। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और निर्दोष को दोष दिया जाता है, जबकि असली कातिल इस तरह बच गया और वह अभी भी आजाद था। इसके बाद हमें झील के पास कुछ दोस्त दिखाई देते हैं जो पार्टी करने आए थे। हत्यारे हमेशा की तरह सभी पर नजर रखे हुए थे और अब यह समूह हत्यारे का अगला निशाना है। और हैरानी की बात है कि यह एक सच्ची कहानी थी और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।